लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रहने ही दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर, आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आज अमावस्या की रात है। आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसके दांत तो देखो, कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना। पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है, आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो। आज संडे है। मैंने नहीं सुना। आज संडे है, आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। हाँ, ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मजा चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है। मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे! तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा। बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया?
इतनी देर से घूम रही हूँ, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब। चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएंगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। एक बार की बात है, रामू और शामू नाम के दो मित्र थे। रामू स्वभाव से आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त कोई काम करने या मेहनत करने से पीछे हटता था। रामू की माँ अक्सर उसे डांटती रहती। अरे कल मुहे कुछ काम कर ले, कब तक घर पर दिन भर बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? जब देखो सोता रहता है निकम्मा। अरे माँ, क्यों सारा दिन मुझ पर चिल्लाती रहती हो? कर लूंगा काम, अभी तो मेरी सोने और खाने पीने की उम्र है। ये बोल के रामू गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर जाने लगा। तभी शामू आ गया और बोला, अरे दोस्त, इतने गुस्से में कहाँ भाग रहे हो? रुको रुको। अरे शंभू, माँ सारा दिन बोलती रहती है काम कर काम कर। काश ऐसा हो मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिलता रहे, फिर तो जिंदगी के मजे ही मजे हैं। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो और मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है। तुम भी साथ चलो, इसी बहाने थोड़ा मन भी बहल जाएगा। चल यार शंभू, इसी बहाने माँ की डांट से कुछ देर के लिए बच जाऊंगा। अब दोनों शहर की ओर रवाना हो गए। चलते चलते शामू ने बोला, दोस्त रामू, थोड़ी देर यहाँ रुककर विश्राम कर लेते हैं, वैसे भी रात हो चुकी है। दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू की नजर पेड़ की टहनी पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने बोला, शामू, ये क्या चमक रहा है? आओ देखें क्या है। अरे दोस्त रहने दो, पता नहीं क्या है, हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी खामखा डरते हो, एक बार पेड़ पर चढ़कर देखें तो सही, आखिर है क्या। दोनों जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे तभी उन्हें एक आवाज आई, रुको। एक महात्मा जो वहीं नजदीक विश्राम कर रहे थे, उन्होंने दोनों को रोका और बोला, ये रोशनी उस जादुई घर से आ रही है जो उस पेड़ के पीछे बना है। रामू ने जब पेड़ की ओर देखा तो हैरान हो गया। जादुई घर? अब ये क्या है और इसमें इतनी रोशनी क्यों है? इस घर की एक खासियत है, इसमें रहने वाले व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करना पड़ता और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस घर में अपने आप सब कुछ उपस्थित हो जाता है और वो भी बिना परिश्रम के। रामू की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और वो बोला, सच में महाराज जी, इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है इस जादुई घर में। रामू ने मन ही मन सोचा, काश इस घर में रहने को मिल जाए, फिर तो आराम की ही जिंदगी गुजरे, ना कोई मेहनत करनी पड़े और ना रोज रोज माँ के ताने सुनने को मिले।
रामू महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, रह सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। यदि तुमने एक बार इस जादुई घर में प्रवेश कर लिया तो फिर मेरे बुलाए बिना तुम कभी बाहर नहीं आ सकते। अब रामू सोचने लगा कि मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है। ऐसे आलीशान जादुई घर को छोड़कर कौन आना चाहेगा जहाँ सब कुछ अपने आप मिल जाता है। दोस्त, ये तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से, देर हो रही है। तुम जाओ, मैं अब इसी जादुई घर में रहूंगा। रामू जादुई घर में जाने लगा। उसने शामू की एक न सुनी। शामू क्या करता, वहाँ से मायूस होकर चला गया। चमकते जादुई घर को देखकर रामू दंग रह गया। जैसे ही उसने घर के भीतर प्रवेश किया, घर का दरवाजा बंद हो गया। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा, बहुत थक गया हूँ, अब कुछ खाने को मंगवाता हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ढेर सारे पकवान रामू के सामने लग गए। रामू इतने ढेर सारे पकवान देखकर खुशी से चिल्लाया, इतने सारे पकवान, और वो भी बैठे बैठे, अब आएगा ना जिंदगी का मजा। भोजन करने के पश्चात रामू ने सोचा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। रामू सो गया। कुछ देर बाद वो सोकर उठा और फिर कुछ खाने के लिए मंगवाने लगा। फिर उसके आगे ढेर सारे पकवान आ गए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रामू जो मांगता, जादुई घर में उसे वही खाने को मिल जाता। अब धीरे धीरे रामू ऊबने लगा, क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ करने को था ही नहीं। उसी एक घर में खाओ और सो जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर ये उसकी खुद की इच्छा थी कि उसे ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मेहनत करे बिना सब कुछ मिल जाए। पर कब तक आप बिना हाथ पैर हिलाए, बिना पसीना बहाए, कोई काम किए बिना बैठकर खा सकते हो? रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, महात्मा जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा कर खा लूंगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ, मेरा मित्र शंभू कोई भी नहीं है, मुझे उनके साथ ही रहना है। महात्मा जी, मुझे वापस भेज दो मुझे, महात्मा जी। चिल्लाते हुए अचानक से रामू को आवाज आई, अरे निकट्ठू, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है, कोई काम ढूंढ ले। अपने मित्र शंभू से कुछ सीख ले, वो कितनी मेहनत करता है। रामू टपक से उठा और घबराया हुआ बोला, माँ तुम, मैं जादुई घर से बाहर आ गया या फिर कोई सपना देख रहा था? रामू को समझ आ गया था कि बिना मेहनत किए जीवन बेकार है। शिक्षा, हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर फल की जगह सोने के सिक्के लगते थे। जो भी इंसान उन सोने के सिक्कों की लालच में उस पेड़ पर चढ़ता, पेड़ के ऊपर बैठा भूत उन्हें पकड़कर खा जाता। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। उसी जंगल के पास वाले गांव में एक लालची बनिया रहता था। बनिया एक नंबर का बेईमान और लालची किस्म का इंसान था। अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचकर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसके यहाँ भोला नाम का एक नौकर काम करता था। भोला अपने नाम की तरह सच में भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। अरे भोला, कहाँ मर गया? जल्दी बाहर आ। भोला बनिया के पास आता है। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ हाँ, हमारी दुकान का सामान खत्म हो रहा है,
आज ही शहर जाकर सारा सामान लाना होगा। अब तू भी मेरे साथ चल। ठीक है मालिक। दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर शहर की बड़ी दुकान पर पहुंचते हैं। उस दुकान में ज्यादा ग्राहक होने की वजह से उन दोनों को सामान लेने में बहुत देर हो जाती है। दोनों सारा सामान बैलगाड़ी में रखकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। रात को ये जंगल कितना डरावना दिखाई दे रहा है। मुझे ठीक से रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। देखते ही देखते दोनों जंगल के बीचों बीच उसी सोने के सिक्कों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सोने के सिक्कों का पेड़ है। क्या बात है, इतने सारे सोने के सिक्के। बनिया अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन सिक्कों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भोला उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रुकिए मालिक, लालच में मत पड़िए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ही सोचिए, सोने के सिक्कों का पेड़, ये भला कैसे हो सकता है? अरे भोला, तू तो सच में भोला है। पेड़ पर लगे इतने सारे सोने के सिक्के तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे भाई, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। अरे पगले, यही तो मौका है अमीर बनने का। चल हट। बनिया पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे सोने के सिक्के तोड़कर एक बड़े कपड़े में समेट के उसे बांध लेता है। तभी वो भूत दोनों के सामने आ जाता है। लालची इंसानों, आखिर तुम भी मेरे जाल में फंस गए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी बनिया देखता है कि सारे सोने के सिक्के सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? सांप, बिच्छू, बचाओ! मैंने कहा था ना मालिक, लालच मत करिए। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे मर गए रे। अरे भाग भोला, अपनी जान बचा, भाग। और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। भूत भी उनके पीछे भागता है। कहाँ तक भागोगे? आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तभी सामने उन दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। मालिक, वो देखिए, सामने एक कुटिया है। जल्दी से उसके अंदर चलिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। बनिया साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है। हमें बचा लीजिए महाराज, एक भूत हमारे पीछे पड़ा है। साधु महाराज का ध्यान भंग हो जाता है। अरे कौन हो तुम दोनों, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बनिया साधु महाराज को सारी बातें बता देता है। तभी उन दोनों का पीछा करते हुए वो भूत कुटिया के पास आ जाता है। बाहर निकलो, आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। साधु महाराज बाहर आते हैं। बनिया और भोला दोनों डर के मारे साधु महाराज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तू इन दोनों को क्यों मारना चाहता है? हाँ? इन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दो इन्हें। अरे साधु, मैं तो तुझे भी मार के खा जाऊंगा। तू अपने बारे में सोच।
अरे मर गया रे, अब मुझे कौन बचाएगा? और तभी बनिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत बनिया को पकड़ लेता है। अब कहाँ जाओगे? साधु महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। साधु महाराज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। समझा, इस भूत की जान एक गुड़िया में बसी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम जल्दी से सामने उस नदी के किनारे बनी गुफा में जाओ। तुम जैसे ही उस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें अंदर बहुत सारी काले रंग की गुड़िया उल्टी झूलती हुई दिखाई देगी। उसमें से एक गुड़िया को तुम्हें मारना है। लेकिन महाराज, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उनमें से जो गुड़िया एक आंख से कानी होगी, तुम उसे पकड़कर ये मंत्र 3 बार पढ़ देना और उसकी गर्दन उखाड़ देना। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आप जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दीजिए। साधु महाराज भोला को वो मंत्र बता देते हैं। भोला भागकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही भोला को उल्टी झूलती हुई गुड़िया दिखाई देती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो इतनी सारी गुड़िया हैं, लेकिन वो एक आंख वाली गुड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी भोला की नजर गुफा के कोने में लटक रही एक गुड़िया पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नहीं होती। हाँ, मिल गई। लगता है यही वो गुड़िया है। भोला दौड़कर जाता है और उस गुड़िया को पकड़ लेता है और फिर साधु महाराज का बताया हुआ मंत्र 3 बार पढ़कर उसकी गर्दन उखाड़ देता है। और देखते ही देखते उस गुड़िया के साथ वहां मौजूद सभी गुड़िया जलने लगती हैं और दूसरी तरफ वो भूत भी जलने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं! और भूत जलकर वहां से गायब हो जाता है। फिर भोला भागकर बनिया के पास जाता है। आप ठीक हैं मालिक? आज मेरे लालच ने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और इसी तरह फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। शिक्षा, हमें लालच से कोसों दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। राजू बहुत ही खुश था। वो अपनी मम्मी के साथ पापा के पास शिमला जा रहा था, जिनका ट्रांसफर कुछ ही महीने पहले हुआ था। राजू खिड़की के बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश था, इतना खुश कि पूछो मत। मम्मी, पापा हमें अचानक से देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। लेकिन तुम कब से खिड़की के बाहर देख रहे हो? चलो जल्दी से ये नाश्ता कर लो, ताकि खाली पैकेट और ये कचरा मैं डस्टबिन में फेंक कर आऊं। हाँ माँ, अभी खा लेता हूँ। ये लीजिए। माँ, क्या ये ट्रेन हमेशा ऐसे खाली रहती है? वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, ट्रेन ऐसी खाली नहीं रहती। बरसात की वजह से ट्रेन खाली है। अच्छा, तुम यहाँ पर बैठना, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ बस खिड़की के बाहर देखता रहूंगा। उफ, एक तो इतनी बरसात और यहाँ कितना अंधेरा भी है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। बहुत डरावना लग रहा है यहाँ पर। हाँ, कुछ
तो आवाज सुनी मैंने, घुंघरू जैसी आवाज थी। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये घूम रहा है। भूत! क्या हुआ बहन जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? भूत! वहाँ देखिए, वो क्या है? हैं? हाय राम, आज तो अमावस की रात है और जोरों की बारिश भी हो रही है। कहते हैं ऐसे में भूत बाहर निकलते हैं। हाय, अब क्या करें? बहन जी, आप अपनी जगह पर चली जाइए। अरे ये देखो, वो भूत फिर से बाहर निकला। अरे भागो, सब यहाँ से भाग जाओ, सब यहाँ से भाग लो। वो देखो, नीचे नीचे घूम रहा है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, सब यहाँ क्यों आ गए? बेटा, वो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है ना, वहाँ पर मुझे अभी भूत दिखाई दिया है और इन सबको भी दिखाई दिया है। एक बड़ा सा भूत है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है और इसीलिए सब यहाँ आ गए। माँ, सच में भूत है यहाँ पर? हाँ, पर बेटा तुम डरना नहीं। हाँ, अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे और पापा को वहीं से फोन करके बुला लेंगे। ठीक है, आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अगले स्टेशन तक जिंदा बचेंगे तब ना। हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी, पर क्या सच में भूत होते हैं? हाँ हाँ बेटा, होते हैं। घुंघरू वाले, लंबे लंबे बाल वाले, लाल लाल आंखों वाले, और अगर उनके बारे में बात भी करो ना तो उन्हें पता चल जाता है। बहन जी, आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेली हैं? क्या करूं? मेरे पति की शिमला में अभी अभी ट्रांसफर हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रही हूँ। मास्टर जी ने तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, वो हमारी कल्पना या फिर डर होता है, और तब हमें डरना नहीं चाहिए, पर हिम्मत से उसमें से बाहर निकलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मम्मी का ध्यान भी नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ कि सच में भूत है क्या। ये घुंघरू की आवाज तो आ रही है, बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मास्टर जी ने कहा था डरना नहीं है। ये क्या है? मम्मी, जल्दी आओ। क्या हुआ बच्चे? मेरे लाडले, तुम यहाँ क्यों आ गए? राजू, मेरी कोई बात सुनते नहीं हो तुम। एक मिनट मम्मी, अंकल जरा नीचे देखिए ना। अरे नहीं नहीं, मरवाओगे क्या मुझे? अंकल देखिए तो। ये नीचे तो चूहा बैठा है। वही तो अंकल, ये एक चूहा था, किसी ने फूड पैकेट खाकर फेंक दिया था और उसकी बॉर्डर पर शायद ये घुंघरू भी लगे थे, और वही सचिन रिबिन ये चूहे की पूंछ में अटक गई थी। तो चूहा उस बॉक्स के साथ घूम रहा था और अंधेरे में उसे ही आपने भूत समझ लिया। मम्मा, वो भूत नहीं है, डरिए मत। क्या हिम्मत वाला बच्चा है बहन जी। आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे बहादुर लड़के की माँ हैं। सच में। हाय राम, बेटा इधर आ मेरे लाडले। राजू, फिर से कभी ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? आ जाओ यहाँ पर। शिक्षा, सुनी सुनाई अंधश्रद्धा वाली बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अनिल को बचपन से बाबा, जोगियों और जंतर मंतर पर बड़ा भरोसा था। उसे कोई कुछ भी जादू टोना बता दे, कुछ भी कह दे, वो तुरंत मान लेता था। अरे अनिल भाई, यहाँ कैसे?
ओ मिहिर, कैसे हो? पूरे 10 साल बाद तुम्हें देखा है। बस ठीक हूँ, ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तुमने आज तक ये हरा पत्थर पहन रखा है? हाँ भाई, कॉलेज के समय पूरी पॉकेट मनी देकर उस जादूगर से पत्थर लिया था। उसने कहा था इसे पहनते ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो भाई पत्थर ने कोई कमाल दिखाया? अभी तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है जल्द ही कुछ होगा। मैं तो तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ये सब जादू मंत्र कुछ नहीं होता दोस्त। तू देखना, ये अंगूठी मुझे बड़ा आदमी जरूर बनाएगी। चल, भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद अनिल एक विज्ञापन पढ़ता है। चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबा। बाबा जी से पूछ आता हूँ, मेरा भाग्य कब बदलेगा? अनिल बाबा के पास जाता है। आइए आइए, ये बाबा हिमालय से आए हैं। 25 सालों तक बर्फ में रहने के बाद बाबा ने ये सिद्धि पाई है। सिर्फ 5,000 रुपए दीजिए और अपना भविष्य देखिए। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? यहाँ क्या प्याज बिक रहा है जो तुम मोल भाव कर रहा है? पूरे पैसे निकाल वरना निकल ले। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 साल से बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा हूँ। ये सपने कब पूरे होंगे? कभी नहीं। तेरे चेहरे पर लिखा है, तू अगले 2 महीने में मर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? यही सच है। अनिल रोते रोते घर आता है। रात भर वो कुछ सोचता रहता है। सुबह होते ही वो बैंक चला जाता है। सर, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आप जरूरी कागज ले आइए। अनिल को लोन मिल जाता है। अगले दिन बानी, ये लो तुम्हारे नए बंगले की चाबियां। अब तुम्हें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, सही कह रहा हूं। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना नया बंगला दिखा कर आता हूं। बानी तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है बाहर एक चमचमाती कार खड़ी है। क्या क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ, हमारी ही है। आओ बैठो। अनिल बानी को बंगला दिखाकर घर ले आता है। अगली सुबह बानी, अगले महीने हम बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। उससे पहले सिंगापुर घुमाते हैं। क्या ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सब सच है। घूम के आते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुछ दिन बाद सिंगापुर से लौटते समय, ए जी, अब तो बताइए, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? देखो, तुम घबराना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए। अब मेरी जिंदगी बस 1 महीने की और है। हाय, मैं मर गई। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं मरने वाला हूं। अब चुप होकर मेरी बात सुनो। बोलिए। मैंने 1 करोड़ का लोन लेकर तुम्हारे लिए गाड़ी और बंगला लिया है। तुम्हें सिंगापुर भी घुमा दिया। मैं मर गया तो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूं, पर मैंने तुम्हारे ऐशो आराम की व्यवस्था कर दी है। पर आप क्यों मर रहे हो? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी ने बताया है कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा, जाने से पहले अगर मेरे सोने की कंगन। मैं मर रहा हूं, तुम्हें अपने गहनों की पड़ी है। देखो जी, आप तो मर जाओगे, मुझे तो जीना पड़ेगा ना। इसी सोसाइटी में सबके साथ बिना कंगन पहने रहना। अच्छा, चलो कुछ पैसे बचे हैं, तुम कंगन भी ले ही लो। 1 महीने बाद, ये बंगला तो बहुत सुंदर है जी। मुझे क्या, मैं तो अब मौत के दिन गिन रहा हूं।
गिनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। कल 2 महीने होने वाले हैं। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तूने मुझे। मेरी मौत का दिन याद किए बैठी है। अगली रात अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। हो ना हो आज रात को ही मेरा टिकट कट जाएगा। अब कहाँ जाने की टिकट कर रहे हैं जी? मैं भी चलूंगी। चल, मरने जा रहा हूँ, तू भी चल। ओह अच्छा, नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करो प्रभु। मेरे कंगन वापस मत लेना, बाकी इनकी प्रार्थना सुन लो भगवान। अगली सुबह मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। जी, हम लेना देना बैंक से बोल रहे हैं। आपकी पहली किश्त 1 लाख रुपए अब तक नहीं आई है। आप जल्दी कीजिए वरना हमें पुलिस भेजनी पड़ेगी। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गया। अब क्या होगा, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? 1 लाख देने होंगे? इससे तो अच्छा आप। अरे भगवान, चुप हो जा। मैं आज ही एक गाड़ी, बंगला, गहने बेचकर सारा का सारा लोन चुकाता हूँ और उस बाबा को हिमालय वापस पहुंचा दो। कितने सालों से इन बाबाओं ने मुझे मूर्ख बना रखा है। आज समझ आया, ये सब फालतू की बातें हैं। सच कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए। आपकी जान बच गई, पर मेरे कंगन तो चले गए ना। हाय मेरे कंगन। शिक्षा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।